गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है ये जाना था। किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं ये भी सीखा था। आज हम जानेंगे कि समानांतर क्रम में यानी पैरेलल में अगर प्रतिरोधों को जोड़ा जाए तो उसे कैसे जोड़ा जाता है, और अगर समानांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं ये भी जानेंगे। तो अब ध्यान से देखो, मैंने एक सर्किट बनाया है। सर्किट में देखो मैंने 3 प्रतिरोधों का इस्तेमाल किया है, R1, R2 और R3, जो कि कल भी यही तीनों का इस्तेमाल किया गया था। R1 का मान है 332 ओम, R2 का मान है 223 ओम और R3 का मान है 679 ओम का। 3 प्रतिरोधों का मैंने इस्तेमाल किया है। और ध्यान से देखो, प्रतिरोध जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इन बिंदुओं पर ध्यान दो। R1 प्रतिरोध यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हुआ। R2 प्रतिरोध यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ। R3 प्रतिरोध यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ। और इन तीनों को देखो एक ही तार से जोड़ा गया है और यहाँ पे भी तीनों को एक ही तार से जोड़ा गया है। यानी इन तीनों का शुरू होने वाला बिंदु, इन तीनों के लिए ही शुरू होने वाला बिंदु हम इसे मान सकते हैं और ख़त्म होने वाला बिंदु हम इसे मान सकते हैं। यानी तीनों एक ही बिंदु से शुरू हुए और तीनों के तीनों एक ही बिंदु पे आके ख़त्म हुए। तो जब भी दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाए कि उनके शुरू का बिंदु और अंत का बिंदु कॉमन हो यानी जहाँ से शुरू हुए वहीं पर ख़त्म हो, तब उन्हें हम बोलेंगे समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। जहाँ से शुरू हुआ है देखो वहीं पे आके ख़त्म हुआ है, ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ। R2 भी यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ। R3 भी यहीं से शुरू हुआ और यहीं पे आके ख़त्म हुआ। यानी अगर शुरुआत का और अंत का बिंदु अगर कॉमन है, सेम है, तो उन्हें हम बोलेंगे समानांतर क्रम में जोड़ा जाना। अब ध्यान दो, शुरू के बिंदु और अंत के बिंदु को हमने क्या किया, तार के ज़रिए जोड़ा है एक बैटरी से। बैटरी का प्लस भी, और बैटरी को यहाँ से तार के ज़रिए हमने एक मिली एमीटर के ज़रिए हम करंट माप सकते हैं कि सर्किट में कितना करंट है, और यहाँ माइनस ध्रुव से जोड़ा गया है। ठीक है। अब ध्यान दो, जब बैटरी के प्लस ध्रुव से करंट आई निकलेगा तो इस बिंदु पे आके क्या होगा, करंट क्या यहाँ पे जितना जाएगा यहाँ पे भी उतना जाएगा, यहाँ पे भी उतना ही जाएगा? नहीं, इस बिंदु पे आके करंट 3 भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ पे I1 होगा, यहाँ I2 होगा और यहाँ I3 होगा। और दोबारा यहाँ पे इस बिंदु पे आके जब ये करंट दोबारा आके मिलेगा तब क्या होगा, देखो ये I1 के साथ ये I2 जुड़ जाएगा, I3 जुड़ जाएगा, यानी ये तीनों जुड़ के दोबारा I हो जाएगा, दोबारा करंट I हो जाएगा जो कि पहले था। लेकिन जब भी समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो समानांतर क्रम में हर प्रतिरोध से अलग अलग करंट जाएगा। यानी समानांतर क्रम में प्रतिरोधों में करंट बढ़ जाता है, विद्युत बढ़ जाता है। लेकिन इसके पहले हमने जाना था श्रेणी क्रम में करंट नहीं बढ़ता है। क्या बढ़ता है? श्रेणी क्रम में विभवांतर बढ़ता है, लेकिन समानांतर क्रम में करंट बढ़ेगा। चलो अब आओ विभवांतर पे आओ। विभवांतर यानी V, इस V का मान हम देखेंगे कि 7 वोल्ट के आसपास है। ठीक। अब ध्यान दो, ये वाला तार यहाँ पे आके ख़त्म हुआ और ये वाला तार यहाँ पे आके ख़त्म हुआ। ठीक। यानी यहाँ पे इन दो, इस बिंदु पे और इस बिंदु पे मुझे 7 वोल्ट मिलेगा जो यहाँ मिल रहा है। ठीक। अब देखो, ये वाला बिंदु चूँकि इस यहाँ पे इस बिंदु पे ये वाला ख़त्म हुआ है और R1 जो है यहाँ से शुरू हुआ है, तो R1 के यहाँ R1 के विभवांतर, R1 का विभवांतर भी 7 वोल्ट ही होगा, उसके आसपास ही होगा। R2 का देखो, R2 के लिए भी ये तार यहीं से शुरू हुआ है और ये तार यहाँ ख़त्म हुआ है जहाँ से R2 शुरू और ख़त्म हुआ है, तो R2 में भी मुझे 7 वोल्ट के आसपास ही विभवांतर मिलेगा और R3 के लिए भी सेम 7 वोल्ट के आसपास ही विभवांतर मिलेगा। यानी जब समानांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो विभवांतर हर प्रतिरोध में एक ही होता है। हर प्रतिरोध में एक ही प्रतिरोध विभवांतर होगा, लेकिन हर प्रतिरोध का करंट बदल जाएगा। अब तुम लोगों ने ओम के नियम में सीखा है V = I/R। ठीक। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं I = V/R। ठीक। अब ध्यान दो, अगर विभवांतर V का मान हर प्रतिरोध में सेम है तो क्या बदलेगा? देखो, V का मान अगर हर प्रतिरोध में सेम है लेकिन R का मान तो अलग अलग है, एक बार 332 है, यहाँ पे 223 है और यहाँ 679 है। यानी R का मान जितना बदलेगा I का मान उतना ही बदलेगा। यानी R का मान जितना बड़ा होगा
करंट का मान उतना छोटा होगा। यानी इन तीनों प्रतिरोधों में सबसे कम करंट किस में से जाएगा, जिसका आर सबसे ज़्यादा है। यानी आर अगर इसका 679 है तो इसमें से सबसे कम करंट जाएगा, यानी I3 का मान सबसे कम होगा, I2 का मान सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये सबसे छोटा है। R223 जो 332 से छोटा है, तो यानी I2 में ज़्यादा करंट जाएगा, I1 से उससे कम जाएगा और सबसे कम जाएगा I3 करंट, यानी R3 में से सबसे कम करंट जाएगा ओम के नियम के हिसाब से। ठीक, अब इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या वाकई में ऐसा होता है कि नहीं। हम क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे I1 का मान कितना है, I2 का मान कितना है, I3 का मान कितना है और इस कुल I का मान कितना है। हम देखेंगे ये कि इन तीनों को जोड़ने से, इन तीनों करंट को जोड़ने से ये करंट जो मेन करंट जो यहाँ से जा रहा है उसके बराबर होता है कि नहीं, ये जानेंगे। और ये भी देखेंगे कि यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस का विभवांतर, R2 रेजिस्टेंस का विभवांतर और R3 का विभवांतर ये तीनों एक ही है या अलग अलग है, जो कि हमने जाना कि एक होना चाहिए। तो हम देखते हैं चेक करके क्या वाकई में एक होते हैं कि अलग होते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों देखो, मेरे पास एक सर्किट है, ये रहा बैटरी। ठीक, बैटरी से एक तार निकला है और 3 प्रतिरोधों में गया। देखो ये 3 प्रतिरोध, प्रतिरोध 1, प्रतिरोध 2 और प्रतिरोध 3, R1, R2, R3, ये तीनों देखो एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं। और इन तीनों को हमें क्या करना है, इन तीनों को हमें एक साथ मिला के इस क्लिप के साथ जोड़ देना है। ठीक है, तो हम जोड़ देते हैं पहले। चलो ये हमारा जुड़ गया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये जो सर्किट हमने बनाया है, ठीक, ये जो 3 तारों को हमने जोड़ दिया एक साथ। अब हम देखते हैं कि R1 का विभवांतर कितना पड़ रहा है। सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक, ध्यान से देखो, सबसे पहले ये देख लो कि बैटरी में कितना विभवांतर है। बैटरी का विभवांतर है देखो 6.94, यानी ये जो विभवांतर है, ये जो विभवांतर है ये वाला, ये कितना आ रहा है 6.94। लिख लेते हैं, 7 नहीं आ रहा है 6.94 वोल्ट। ठीक, अब ये 6.94 यहाँ पे भी आना चाहिए, यहाँ पे भी आना चाहिए और यहाँ पे भी आना चाहिए। चल चेक करते हैं होता है कि नहीं। देखो ये रहा तुम्हारा सर्किट। देखो सबसे पहले R1 में चेक करते हैं। ठीक है, देखो इसमें आ रहा है 6.76। फिर से एक बार चेक करते हैं अच्छे से, 6.73। ठीक है, लिख लेते हैं I1 का मान। I1 के अक्रॉस में V, ये जो वोल्टेज है ये आ रहा है 6.73। दूसरा R2 में कितना वोल्टेज आ रहा है, देखो R2 में वोल्टेज आ रहा है देखो 6.69 और R3 में कितना आ रहा है देखते हैं, R3 में आ रहा है 6.67। तो तीनों वोल्टेज देखो प्राय सेम है, तीनों वोल्टेज प्राय सेम है, 6.66, 6.65 और 6.64। देखो तीनों वोल्टेज प्राय सेम है। जो हमारा सप्लाई वोल्टेज था, जो हमारा सप्लाई वोल्टेज 6.94 था, तो इस तीनों वोल्टेज 6.66, 6.64, 6.63 तीनों वोल्टेज सेम है। यानी V, यहाँ जो V का मान है, विभवांतर का मान है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है, तीनों में सेम है। अब हम चेक करते हैं करंट कितना हो रहा है। चलो ध्यान, सबसे पहले R1, ये I1 का करंट देखना है, I1 का मान कितना है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले I1 को खोलना होगा, करंट को सेट कर लेते हैं मिली एम्पियर में ये। ठीक, सबसे पहले इसको खोलना होगा, बाकी दोनों को जुड़ा रहने दो। यहाँ पे मुझे करंट देखना होगा कितना है, एक सिरा यहाँ और एक सिरा यहाँ। चेक करते हैं, देखो करंट कितना आ रहा है 20.6। 20.6 कहाँ मैंने करंट चेक कर रहा हूँ, यहाँ इस बिंदु पर। इस बिंदु पर हमेशा जब भी करंट नापते हैं वो हम सीरीज़ में चेक करते हैं। तो ये रहा वो बिंदु, एक बिंदु यहाँ टच कराया और दूसरा यहाँ कॉमन जो बिंदु है वहाँ टच कराया, तो आ रहा है 20.5। ठीक, तो इसे लिख लेते हैं। I1 का मान हो रहा है, I1 जो हो रहा है वो है 20.5 मिली एम्पियर। ठीक है, अब I2 चेक करते हैं। I2 के लिए मुझे क्या करना होगा, I2 को हटाएंगे, R2 को, I1 को वैसे वैसे ही जोड़ देते हैं। चलो चेक करते हैं, ये रहा R2 तुम्हारा, R2 प्रतिरोध। चेक करते हैं ऐसे,
कितना आ रहा है देखो 10 मिली एम्पियर। I2 का मान लिख लेते हैं 10 मिली एम्पियर। अब R3 निकालते हैं, R3 को बाहर निकालते हैं, इन दोनों को ऐसे ही जोड़ देते हैं और I3 ये रहा R3 वाला प्रतिरोध, इसको मापते हैं। देखो कितना रहा 30.4 कितना रहा I3 आ रहा है 30.4 मिली एम्पियर। ठीक है, अब सर्किट में कितना करंट है ये देखते हैं। अब ये वाला I देखते हैं जो तीनों के बाद है, तीनों के जुड़ने के बाद ये वाला करंट देखते हैं I कितना है। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं, इन तीनों का ये बिंदु कॉमन बिंदु जोड़ लेते हैं। ठीक, कॉमन बिंदु जोड़ने के बाद यहाँ पे रखते हैं इसको और इस बिंदु को चेक करा के देखते हैं। देखो कितना आ रहा है 60.1 कितना आ रहा है 60, यानी I जो है वो कितना आ रहा है 60.1। ठीक है, अब इस सर्किट हटा देते हैं, हमारा ग्राम प्राइस खत्म हुआ है। अब देखते हैं। ठीक, इस बात पे ध्यान दें, I1 I2 और I3 इन तीनों को जोड़ो, देखो क्या वो I के आसपास आ रहा है कि नहीं। देखो I1 I2 I3 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 30, यहाँ पे भी देखो 20 और 10 30 40 60 और कितना हो जा रहा है 60.9। कितना आ रहा है देखो 30, ये 40 और यहाँ 60 हुआ 60 और 0.4 जोड़ के 60.9 ये आ रहा है। अब ये किसके बराबर आ रहा है देखो, जो मेन करंट I था उसके आसपास ही आ रहा है, या बोला है तो उसके बराबर ही आ रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि I का जो मान होगा, ये I जो जा रहा है या ये I जो है, ये जो I है या ये जो I बटा I1 I2 I3 में, और यही I1 I2 I3 जुड़ के फिर I बना, तो हम लिख सकते हैं कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखा। अब ध्यान दो, अब मुझे मालूम है ओम के नियम से I इक्वल टू V/R होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I इक्वल टू V/R। लेकिन इस I1 के लिए फिर क्या होगा, I1 के लिए V तो सेम है, हमने देखा इन तीनों में V का मान तो सेम ही है, यानी यहाँ पे होगा V लेकिन R की जगह होगा R1, क्योंकि यहाँ पे है R1। ठीक उसी प्रकार से दूसरे I2 के लिए क्या होगा V/R2 और इसके लिए क्या होगा V/R3। ठीक, अब देखो यहाँ पे V और यहाँ पे तीनों में V कॉमन है, यानी हम लिख सकते हैं V/R इक्वल टू V कॉमन बाहर निकाल के 1/R1 1/R2 1/R3 हुआ। यहाँ पे V कट गया तो बचा क्या 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 हुआ। यानी ये हमारा निकल गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो बच्चों देखो, ये जो फॉर्मूला हमारा निकला 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला क्या समझा रहा है या क्या इससे हमें पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि कभी भी अगर प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए, तब उन तीनों का समानांतर क्रम में जो प्रतिरोध है, उन तीनों की जगह अगर किसी एक प्रतिरोध को लगाएं तो उस प्रतिरोध का मान कैसे निकालेंगे। उस प्रतिरोध का मान निकालने के लिए हमें करना होगा 1/R जो समतुल्य प्रतिरोध है, और 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इन तीनों को जोड़ के प्लस करके हल करके जब हमारा आंसर निकलेगा उसको क्या करना है यहाँ पे 1/R है उसे हमें उल्टा कर देना। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए इसी को हल करते हैं, ध्यान से देखो 1/R1 कितना था, R1 का मान था 332, 1/R2 का मान कितना है, R2 का मान है 223, 1/R3 का मान है 679। ठीक, अब इन तीनों को हमें हल करना है, इन तीनों को जोड़ना है। अब तीनों को जोड़ने के लिए हमें कैलकुलेटर ले लेते हैं, ये रहा कैलकुलेटर। ठीक, तुम लोग घर में भी कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 1 डिवाइडेड बाय 332 कितना आया 0.0030। ठीक, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 223 कितना आया 0.0044। ठीक, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 679 कितना आया 0.0014। ठीक, अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं।
तीनों को जोड़ लेते हैं एक करके, प्लस 0.044 प्लस 0.0030। ठीक, जोड़ के कितना आ रहा है, जोड़ के आ रहा है 0.0088। ठीक, और ये किसका मान है, 1/r का मान है। ठीक, तो r का मान कैसे निकालेंगे, ये r ऊपर ये नीचे आ जाएगा, यानी r का मान होगा 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.0088। ठीक, यानी अब हमें क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है, 1 से डिवाइड करेंगे 0.0088 को, तो कितना आ रहा है, देखो आ रहा है 113.63 ओम, 113.63 ओम। अब हम देखते हैं कि वाकई में ऐसा हो रहा है कि नहीं, यानी इन तीनों प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने से क्या प्रतिरोध का मान इतना आता है या नहीं, चलो देखते हैं। ठीक, तो हमारे पास ये रहा 3 प्रतिरोध जो हमने लिया था। अब इसका हमें रेजिस्टेंस मापते हैं, इसको रेजिस्टेंस में सेट कर देते हैं। ठीक, ये रहा एक सिरा और ये रहा एक सिरा, देखो कितना रहा, 113 आया। इन तीनों सिरों का जो प्रतिरोध था कितना आया, 112 या 113 के आसपास आ रहा है। कितना रहा, देखो हमारा कितना आया था 113 पॉइंट, और यहाँ पे भी कितना आया, हमने चेक करके भी देखा 112 या 113 ही आ रहा था। तो हमने ये देखा कि जब 3 प्रतिरोध, 3 या 3 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमें इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। क्लियर हुआ बच्चों।